इस हफ्ते पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन असेंबली में एक ऑफिशियल डेलीगेशन थी और हमें ये पिक्चर इंटरनेट पर वायरल होती हुई दिखाई दी। इस पिक्चर में पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन इनके पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग शख्सियत बैठी हुई है। मैं जानती हूँ कि इससे पहले इन खातून को आप में से कोई भी नहीं जानता होगा, लेकिन इस पिक्चर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब सभी शमा जुनेजो के बारे में जानना चाहते हैं। ये लंदन बेस्ड जर्नलिस्ट हैं विद अ पीएचडी इन मिलिट्री एथिक्स फ्रॉम SOS यूनिवर्सिटी। इन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया है उनके जर्नलिज्म की वजह से। लेकिन मसला ये है कि शमा कोई एक सिर्फ कमेंटेटर नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से ओपनली वो ये आर्ग्यू करती आ रही हैं कि पाकिस्तान को इजराइल को एक स्टेट समझ लेना चाहिए। अब इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी इजराइल को एक मुल्क तस्लीम नहीं करती। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के सीधा खिलाफ जाने वाले नैरेटिव को हमारी डेलीगेशन में जगह कैसे मिल गई। लेकिन असल पिक्चर तो अभी बाकी है। रिसेंटली ट्रम्प एक सो कॉल्ड पीस प्लान लेकर आए हैं पैलेस्टीन के लिए, और गैस व्हाट, पाकिस्तान इस पीस प्लान के पूरे सपोर्ट में खड़ा है। और इस पीस प्लान का पूरा मतलब क्या है? इजराइल को एक स्टेट रिकॉग्नाइज करना, जो कि पाकिस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसीज के खिलाफ जाता है। सो वेलकम टू पाकिस्तान पैराडॉक्स ऑफ पावर, एक ऐसा मुल्क जो कि अपने घर के अंदर मौजूद लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर छुपके से अपनी एक नई जगह बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सहरा कहते हैं, और आज की वीडियो में हम इसी पैराडॉक्स को समझने वाले हैं कि वाकई में पाकिस्तान एक जबरदस्त डिप्लोमेसी खेल रहा है इंटरनेशनल स्टेज पर, या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक पैराडॉक्स का हिस्सा है जिसे मैं, आप, एक आम पाकिस्तानी सही से समझ नहीं पा रहे। Pakistan's foreign policy, guided by the vision of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, is based on peace, mutual respect and cooperation. 9 सितंबर 2025 दोहा, इसराइल एक टारगेटेड स्ट्राइक लॉन्च करता है। कहता है उसने हमास के लीडर्स को निशाना बनाया है। इन स्ट्राइक्स के बाद मानो पूरी अरब दुनिया हिलकर रह जाती है। हाँ, वही अरब दुनिया जो कि यूएस के ऊपर रिले करती है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और आज यूएस उन्हीं में से एक कंट्री कतर को बचाने में नाकामयाब हो जाता है। ये कतर की सोवेट्री के ऊपर सीधा हमला होता है। इस सब के दौरान सऊदी रियाद में एक इंसान इस पूरी सिचुएशन को लेकर काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है। मैं बात कर रही हूँ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की। इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ी सरदर्दी ये बन गई थी कि अमेरिका कतर जैसे नॉन नाटो एलाय, जहां पर उसकी सबसे बड़ी बेस भी मौजूद है, उस पर होने वाले हमले को नहीं रोक सका, तो कतर के बाद सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी का क्या बनेगा? अब सदियों से ये किंगडम एक सिंपल इक्वेशन पर चल रहा है, तेल के बदले सिक्योरिटी या फिर प्रोटेक्शन मांगना। 1945 में फ्रैंकलिन और किंग अब्दुल अजीज के दरमियान यही डील हुई थी। अमेरिका हाउस ऑफ साउद की हिफाजत करेगा और उसके बदले में सऊदी अरेबिया बहुत सारा तेल ऑफर करेगा, और यही अलायंस मिलिट्री लेवल पर भी सऊदी की सिक्योरिटी को लेकर एक बैकबोन रही है। अब पिछले कुछ महीनों में इजराइल की तरफ से होने वाले डिफरेंट कंट्रीज पर हमलों के बाद इजराइल एक थ्रेट बन चुका था इवन फॉर सऊदी अरेबिया, और कतर के हमले के बाद ये चीज प्रिंस को काफी क्लियर हो चुकी थी कि अब वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर रिलाय नहीं कर सकते। फिर इसके बाद किस पर भरोसा किया जा सकता है? किसी और गल्फ कंट्री पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव वॉर हेड्स हैं। इसके अलावा उन वॉर हेड्स को इस्तेमाल करने के लिए अच्छे फौजी या फिर अच्छा टैलेंट मौजूद नहीं है। सेम इज राफेल इज अ गुड प्लेन इफ एम्प्लॉयड वेल। तो जाहिर सऊदी ने सीधा रुख किया पाकिस्तान की तरफ, यानी कि इकलौते मुस्लिम वर्ल्ड के बड़े भाई जिनके पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। अब पाकिस्तान को सऊदी ने अपनी सिक्योरिटी के लिए बस अभी नहीं चुना है, बल्कि पिछले कई सालों से अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान पर भरोसा करते आ रहे हैं। अब इन सभी डिप्लोमेटिक मूव्स के बाद ये GCC कंट्रीज यानी कि गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को रिटर्न में क्या देती हैं? हर महीने पाकिस्तान में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं वो वाशिंगटन या फिर किसी और वेस्टर्न कंट्री से नहीं, बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड से आते हैं, गल्फ ममालिक की तरफ से आते हैं। सिर्फ 2025 में ही पाकिस्तान ने 38.3 बिलियन रिमिटेंसेस रिसीव किए हैं, जो उसकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनुअल इनफ्लो था, और इसमें से आधे से ज्यादा यानी कि 54.5% सिर्फ GCC कंट्रीज की तरफ से आया है। लेकिन ये कोई एड नहीं है, ये कोई चंदा नहीं है जो पाकिस्तान को मिल रहा है, बल्कि हजारों पाकिस्तानी इन गल्फ स्टेट्स में जाकर काम करते हैं। उसके बाद ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान आते हैं, और यही पैसा इकोनॉमी को स्ट्रांग रखता है, रुपए को गिरने से बचाता है। अब इसके बाद वो पॉइंट जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, जब पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब होता है तो पैसा वाशिंगटन या फिर लंदन नहीं बेचता, बल्कि इमरजेंसी
बेसिक कैश सऊदी अरेबिया या फिर अबू धाबी से आता है। 2023 में जब पाकिस्तान IMF के क्रूशल प्रोग्राम के लिए नेगोशिएट कर रहा था तो सऊदी अरेबिया ने $2 बिलियन और UAE ने $1 बिलियन कमिट किए थे। और रिसेंट अपडेट्स में सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन का डिपॉजिट रीन्यू किया है और UAE ने $2 बिलियन डिबेट पेमेंट एक्सटेंड किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान के फ्यूचर में भी इन्वेस्ट कर रही हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC के जरिए UAE ने $10 बिलियन कमिट करके रखे हुए हैं पाकिस्तान की IT, एनर्जी, माइनिंग और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स के लिए। और ये कोई छोटी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है बल्कि ये वो पैसा है जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर में पाकिस्तान की जॉब मार्केट को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। अब इन डॉलर्स के अलावा एक पॉलिटिकल कवर भी ये GCC कंट्रीज पाकिस्तान को देती हैं और वो OIC के थ्रू देती हैं। कश्मीर इशू में OIC की मीटिंग्स में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा साथ ये GCC कंट्रीज देती हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कवर है जो कि वॉशिंगटन या फिर लंदन की तरफ से हमें नहीं मिल सकता। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसियों की फेवरेट स्टेटमेंट के बारे में कि पाकिस्तान भीख मांगता है, एक भिखारी मुल्क है। क्योंकि जाहिर सी बात है सभी कंट्रीज पाकिस्तान को पैसा, पॉलिटिकल कवर सब कुछ दे रही हैं तो पाकिस्तान उन सबसे भीख मांग रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क में बिना किसी गेन के इन्वेस्ट नहीं करता। इंटरनेशनल रियलिटीज चैरिटी के ऊपर नहीं चलती बल्कि लेवरेज पर चलती हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा लेवरेज इन सभी कंट्रीज को देता है जिसके बदले में ये सारा पैसा पाकिस्तान आता है या फिर ये सारा सपोर्ट पाकिस्तान आता है। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, अगर ये सभी कंट्रीज वाकई में चैरिटी के लिए काम करने लगी तो आज पैलेस्तीन का इशू हमें दिखाई नहीं दे रहा होता। ये सब तो पैलेस्तीन के इशू को भी कैश करने की कोशिश करते हैं या फिर पॉलिटिकल कवर हासिल करने के लिए पैलेस्तीन के इशू पर बात करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो सबसे बड़ा लेवरेज इन कंट्रीज को मिलता है वो मिलिट्री बैकबोन है। पाकिस्तान कोई आम डेवलपिंग स्टेट नहीं है बल्कि ये उन मुल्कों में से एक है जिनके पास मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बैटल हार्डन फौज है। ये 21st सेंचुरी की सबसे मुश्किल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चला चुकी है अपने ही मुल्क के अंदर। 1960 से पाकिस्तान ने हजारों फौजियों को गल्फ में डिप्लॉय किया है। आज भी सिर्फ सऊदी अरेबिया में तकरीबन 1500 से 2000 के करीब पाकिस्तानी सोल्जर्स मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के SSG स्पेशल सर्विस ग्रुप ने UAE, बहरीन और कतर के इलीट सिक्योरिटी यूनिट्स को ट्रेन किया है। पाकिस्तानी पायलट्स ने अरब एयर फोर्सेस के लिए कॉम्बैट मिशंस तक उड़ाए हैं और मिलिट्री अकेडमीज में आज भी मुस्लिम दुनिया के ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पाकिस्तान एक बहुत बड़ा लेवरेज दे रहा है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन में पाकिस्तान एक फाउंडिंग मेंबर है और सबसे ज्यादा एक्टिव भी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने UN रेजोल्यूशन को पुश किया और उसके बाद 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर किया गया। और ये सब कुछ बस थ्योरीज नहीं है बल्कि हिस्ट्री भरी पड़ी है जहाँ पर गल्फ कंट्रीज की मदद के लिए सिर्फ पाकिस्तान आगे रहा। तो क्या अब भी ये सब कुछ बस एक भिखारी का रोल है? पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लेवरेज इन कंट्रीज को देता है जो इन कंट्रीज को कहीं और से हासिल नहीं हो सकता, इवन दो अमेरिका इटसेल्फ। लेकिन अमेरिका इस सब में कहां से आ गया? पाकिस्तान तो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन रहा था, राइट? पाकिस्तान तो फलस्तीन के लिए ग्लोबल स्टेज पर आवाज उठा रहा है। तो इस सब के बावजूद इतनी कॉन्ट्रडिक्शन या फिर हिपोक्रेसी हमें पाकिस्तान में क्यों देखने को मिलती है? इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान को अपनी कमजोरी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने आता है। और हाँ, यही पाकिस्तान का पैराडॉक्स कहलाता है। ये वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई भी प्रॉपर्ली बात नहीं करता। अब इतने उतार चढ़ाव, इतनी हिपोक्रेसी, कॉन्ट्रडिक्शंस के बावजूद भी पाकिस्तान जिंदा कैसे है? सोचो, एक दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के लिए इंसाफ मांग रहे होते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के वायलेशंस को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, इसराइल की मजम्मत कर रहे होते हैं। अगले ही दिन वही प्राइम मिनिस्टर ट्रंप की सीज फायर एफर्ट्स की तारीफ कर रहे होते हैं, अमेरिका के साथ अटैक और माइग्रेशन पर कॉपरेशन के सिग्नल्स दे रहे होते हैं। यानी कि पब्लिक में हम कहते हैं कि वे स्टैंड विद गाजा, लेकिन प्राइवेट रूम्स में हम वाशिंगटन, सिलिकॉन वैली और तालावीव के दरवाजे खुले रखते हैं। अपनी फॉरेन पॉलिसी में आप इजराइल को एक मुल्क तस्लीम ही नहीं करते, जबकि दूसरी तरफ आप पीस प्लान में ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप और मेरे जैसे आम लोग इसको सीधा सीधा धोखा, फरेब, हिपोक्रेसी कहेंगे, लेकिन पावर कॉरिडोर में बैठे हुए लोगों के लिए ये हिपोक्रेसी नहीं है बल्कि सर्वाइवल है। खैर, वो सब कैसे, यही समझना तो आज की वीडियो का मकसद है। अब देखो, शुरू से शुरू करते हैं। 1947 के बाद पाकिस्तान एक केओस से निकला है। एक दुश्मन पड़ोसी था, रिसोर्सेस कम थे और अंदर से इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। इस सब में पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक स्टेज पर जीतना जरूरी था। सभी ममालिक के साथ एक अच्छा ताल्लुक बनाना जरूरी था। इस सब में पाकिस्तान ने क्या किया? अपनी इसी इंस्टेबिलिटी और अपनी इसी कमजोरी को अपनी पावर बनाया। लेकिन कैसे, उसको समझते हैं। जरा वक्त में पीछे जाते हैं, यानी 1950 और 1960 के टाइम पर, कोल्ड वॉर के एरा में। इस टाइम पर अमेरिका एशिया में अपने लिए एक ऐसा मुल्क तलाश कर रहा था जो कि थोड़ा इनस्टेबल हो और वो उसका फायदा उठा सके अपने एशिया में फवायद हासिल करने के लिए।
اور اس کو پاکستان نے ایک اپارچونٹی کی طرح دیکھا. پاکستان ایشیا میں امریکہ کا سب سے ٹرسٹڈ الائی بن گیا. اس ٹائم پر اسپیسیفک کیا ڈیلز ہوئی تھی اس کے بارے میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کر چکی ہوں, تو آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ جو پاکستان کو مل رہا تھا یو ایس سے, یہ فری میں نہیں مل رہا تھا. پاکستان خود کو آفر کر رہا تھا, اپنے ایڈوانسز کو آفر کر رہا تھا, اپنی ملٹری ٹریننگ آفر کر رہا تھا. اب سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ, جب کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کا دوست بنتا ہے تو اس دوسرے ملک کے جتنے بھی دشمن ملک ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ اس دوست ملک کو بھی دشمنی کرنی ہوتی ہے. لیکن پاکستان ایسا نہیں کر رہا تھا. اس ٹائم پر بھی امریکہ اور چائنا کی کچھ خاص نہیں بنتی تھی, لیکن امریکہ کا کلوز الائی ہونے کے بعد پاکستان نے چائنا کا ساتھ نہیں چھوڑا, بلکہ ساتھ ساتھ پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات اور بھی گہرے ہوتے گئے. اینڈ گیس واٹ, دونوں کنٹریز کو اس سے کوئی پرابلم محسوس ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دی. اس کے پیچھے کی وجہ پاکستان کا ڈپلومیٹک لیول پر خود کو بیلنس رکھنا ہے, دونوں سائڈس کو سپورٹ کرنا ہے ایکولی, بنا کسی بھی ایک سائڈ کو ناراض کیے ہوئے. لیکن دونوں سائڈس کو ایک ساتھ کھیلنے سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچا؟ امریکہ, انڈیا, اسرائیل, ان سب کے پریشر کے باوجود بھی پاکستان نے اپنے پہلے نیوکلیئر وار ہیڈز کو ایکسپیریمنٹ کیا. امریکہ کی طرف سے فوراً سینکشنز لگ گئی. اب پاکستان امریکہ کے لیے ایشیا کا سب سے ٹرسٹڈ الائی نہیں تھا. $600 ملین کی ایڈ فریز کر دی گئی. IMF لونز تک رک گئے. پاکستان کی اکانومی بری طرح سے ہل چکی تھی. سوچو اس ٹائم پر پاکستان نے کس کا رخ کیا ہوگا؟ یس, یو گیسٹ اٹ رائٹ, پاکستان نے چائنا کا رخ کیا. چائنا کے ساتھ ڈیفنس ٹائز باندھے, میزائل ٹیکنالوجی لی, اسلامک الائنس پر ڈبل ڈاؤن کر دیا. یعنی کہ کولڈ وار کے ٹائم پر جب ضرورت تھی تو یو ایس کارڈ کھیلا, جب یو ایس نے ساتھ چھوڑ دیا تو چائنا کارڈ کھیلا. لیکن پھر بھی امریکہ کا سپورٹ پاکستان کو چاہیے تھا. تو گیس واٹ, اس کے بعد 9/11 ہو گیا. اگین پاکستان کو اپنے لیے ایک بہت بڑی اپارچونٹی دیکھی. 9/11 میں پاکستان نے امریکہ کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان کر دیا, اور بس اس کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات مزید گہرے ہو گئے. اس ٹائم پر پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری تک ڈکلیئر کیا جا رہا تھا, پاکستان کو بلیک لسٹ میں گھسیٹا جا رہا تھا. لیکن اس سب کے باوجود بھی پاکستان نے ایسے ڈپلومیٹک مووز کیے, ایسا کاؤنٹر ٹیررزم کیا کہ پاکستان کو UN میں ایکچولی پریز کیا گیا پاکستان کے کاؤنٹر ٹیررزم کو لے کر. 2025 میں انڈیا نے کتنا ٹرائی کیا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے, پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری کر کر ڈکلیئر کیا جائے. لیکن گیس واٹ, UN کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا وائس چیئر پاکستان کو بنا دیا گیا. یہی ریزن ہے کہ انڈیا آج تک اپنے 6 مسنگ رافیلز کو رو رہا ہے, جبکہ پاکستان اس کے سب سے اچھے دوست سعودی عربیہ کے ساتھ میوچول ڈیفنس پیکٹ سائن کر رہا ہے. اور ہم نے شروع میں ٹرمپ کی پیس ڈیل کے بارے میں بات کی تھی نا, اس پیس ڈیل کو پاکستان کیوں سپورٹ کر رہا ہے؟ آج ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کیوں کھڑا ہے؟ بیکاز پاکستان نہیں چاہتا کہ امریکہ کی طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ دروازے بند ہو جائیں. پاکستان دونوں سائڈ پر سیف پلے کرنا چاہتا ہے. ایک طرف وہ غزہ کے لیے آواز بھی اٹھائے گا, دوسری طرف وہ ٹرمپ کو پریز بھی کرے گا, ٹرمپ کا ساتھ بھی دے گا. لیکن آج جو پاکستان کی کانٹرڈکشن ہے نا اسرائیل اور فلسطین کے سٹینڈز کو لے کر, وہ تھوڑی بہت ہمیں بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس پیس پلان کو قبول کرنے کے بعد پاکستان اپنی ہی فارن پالیسی کی ریڈ لائن پر پہنچ جاتا ہے. اس وقت پاکستان ایک کافی کمپلیکس پیراڈاکس میں پھنسا ہوا ہے. پاکستان کے لیے ریاض یعنی کہ سعودی عربیہ صرف ایک ڈپلومیٹک پارٹنر نہیں ہے بلکہ اس کی لائف لائن ہے. اب مسئلہ ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ سعودی اٹ سیلف خود اسرائیل کو نارملائز کرنے کے خلاف نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ فلسطین کو ایک مکمل اسٹیٹ بنایا جائے, جیروسلم کو اس کا کیپٹل بنایا جائے, تو ظاہر ہے اسرائیل بھی ساتھ ایگزسٹ کر سکتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں ساتھ ایگزسٹ کریں, یعنی کہ وہ 2 نیشن سولوشن کے اوپر یقین کرتا ہے اگر فلسطین کو اس کے رائٹس ملتے ہیں. اور اس پورے 2 نیشن پلان کے بارے میں پہلے بھی ڈیٹیل میں بات کر چکی ہوں کہ کیسے یہ پورا 2 نیشن سولوشن صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے. ریالٹی میں فلسطین کے لیے اس پورے 2 نیشن سولوشن میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. تو اگر سعودی اس پورے فلسطین اور اسرائیل کے ایشو کو لے کر اپنا رخ بدل لیتا ہے اور اسرائیل کو ایک اسٹیٹ کنسیڈر کر لیتا ہے, تو کیا پاکستان اس سب کے لیے نہ بول پائے گا؟ کیا پاکستان اپنی فورن پالیسی کو چینج کر دے گا, جو کہ اسرائیل کو کسی بھی صورت ایک اسٹیٹ ماننے کو تیار نہیں ہے؟ اب سب سے انکمفرٹیبل سچ یہ ہے کہ اگر پاکستان سعودی لیڈ پیکٹ کا حصہ بنتا ہے جو کہ اسرائیل کو لیجیٹیمیٹ کرتا ہے, تو مطلب یہی ہوگا کہ پاکستان بھی انڈائریکٹلی انڈینائبلی اسرائیل کو لیجیٹیمیٹ کر رہا ہے. تو پاکستان اس وقت کافی زیادہ کمپلیکس سچویشن میں ہے, اور اگلا کیا اسٹریٹجک موو پاکستان لے سکتا ہے ڈپلومیٹک لیول پر, وی ریلی ڈونٹ نو. ایک طرف پاکستان کا مورل یا پھر آئیڈیولوجیکل اسٹینس ہے اسرائیل اور فلسطین کے ایشو کو لے کر, جبکہ دوسری طرف پاکستان کو اپنے جیو پولیٹیکل لائف لائن سے چپکے رہنا بھی ضروری ہے اپنے سروائیول کے لیے. ویل اب تک اتنا ہی. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ لیٹ می نو ان کامنٹ سیکشن. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے سیف اینڈ یس, تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.